हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स नैप एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस ऑफ एंशियंट इंडिया, जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि कौन सा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, या फिर कौन सा अभिलेख किस भाषा का है, कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक का जो कलिंग युद्ध है उसका वर्णन कहाँ से मिला है, तो उसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख अभिलेख। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभिलेख होते क्या हैं। पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन योग्य सामग्री को अभिलेख कहते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, किसी भी पत्थर या फिर कठोर जो सतह वाली पदार्थ होते हैं या कोई धातु होती है, उस पर उत्कीर्ण या लिखे हुए जो अक्षर होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, वह अभिलेख कहलाते हैं। ये अभिलेख जब शिलाओं पर या पत्थरों पर लिखे होते हैं तो इन्हें शिलालेख कहा जाता है। जब इनको प्राचीन काल में शिलाओं को काटकर जब स्तंभ बनाए जाते थे, जैसे आपने सुना होगा सारनाथ का स्तंभ, तो इस तरह के स्तंभों पर जब अभिलेख लिखे जाते हैं तो उन्हें स्तंभ लेख कहते हैं। और जब यह गुफाओं में उनके अंदर दीवारों पर लिखे जाते हैं तब इन्हें गुहालेख कहा जाता है। इन अभिलेखों में होता क्या है, जो भी राजा अपने शासनकाल में इन अभिलेखों को लिखवाता था वह अपने शासनकाल के बारे में इन पर अभिलेखों को लिखवाते थे। जैसे अपनी विजयों के बारे में, अपने सामाजिक जो भी उनका सामाजिक संस्कृति है उनके बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। जो सबसे प्राचीन अभिलेख है पूरे विश्व में, जो सबसे पहला प्राचीन अभिलेख है वो वोगजकोई अभिलेख है, जो कि मिंतवी शासकों ने लिखवाया था। इसी कारण इसे मिंतवी अभिलेख भी कहा जाता है। और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो एशिया माइनर से यह प्राप्त हुआ है, मध्य एशिया से। इसका जो समय काल है वह 1400 ईसा पूर्व है। और यह क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना कि यह सबसे पहला है, और साथ ही साथ यह भारत में स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें भारतीय वैदिक जो संस्कृति है और संस्कृत का वर्णन हमें इसमें मिलता है। और भारतीय जो वैदिक संस्कृति के कुछ देवी देवता, इंद्र, अग्नि, इनका वर्णन हमें इस अभिलेख में मिलता है। तो आगे देखते हैं। पिपरहवा अभिलेख, यह बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि यह महात्मा बौद्ध की जो भी अस्थियाँ जिस कलश में रखी गई थीं उस पर लिखा उत्कीर्ण लेख है, इसलिए इसे बौद्ध अस्थि अभिलेख या बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के पिपरहवा स्थान पर है। और इसकी जो भाषा है वह प्राक मौर्य ब्राह्मी लिपि है। भाषा इसकी प्राकृत है, लिपि है ब्राह्मी और भाषा है प्राकृत। आगे देखते हैं। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, यह तांबे के किसी बर्तन पर लिखा गया होगा या किसी पात्र पर, तो यह ताम्रपत्र अभिलेख है। इसका जो स्थान है वह गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, सोहगौरा है। और यह आज यह कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में सुरक्षित रखा हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी संस्था में यह रखा हुआ है। इसकी भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेख या अभिलेख, अशोक के जो अभिलेख हैं वह लगभग 40 स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारे अभिलेख हैं अशोक के, इसमें हमने कुछ ही महत्वपूर्णों को रखा है। पहला है प्रथम गिरनार अभिलेख, मुख्य विषय जीव दया। इसमें कहा गया है अशोक के द्वारा कि जीवों पर हमें दया करनी चाहिए, उनका हमें नरसंहार नहीं करना चाहिए। और इस अभिलेख में देवा नाम प्रियदर्शिनों का प्रयोग अशोक के विभिन्न अभिलेखों में अनेक बार हुआ है। जैसे कि अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी कहा जाता है, तो वह इस अभिलेख में भी कहा गया है। द्वितीय गिरनार अभिलेख, गिरनार जो है वह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। तो गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख ये सभी गुजरात से संबंधित हैं। द्वितीय गिरनार अभिलेख सौराष्ट्र में गिरनार की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ से अशोक के 14 शिलालेखों का समूह मिलता है। जो कि हम अशोक के 14 शिलालेख पढ़ते हैं उनका समूह द्वितीय गिरनार अभिलेख से ही मिला है। इसकी जो भाषा है वह है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। आगे देखते हैं कि ये जो गिरनार में
अभिलेख जो हमें मिले हैं यहाँ से सिर्फ अशोक के ही अभिलेख नहीं मिलते, साथ ही साथ दो प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन और गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के अभिलेख भी हमें यहाँ से मिले हैं। आगे देखते हैं अशोक का त्रयोदश शिलालेख या फिर अशोक का 13वां जो शिलालेख है, इसका स्थान है वर्तमान पाकिस्तान पेशावर और मकाम नदी के तट पर। इसकी लिपि है खरोष्ठी लिपि। अब तक हमने देखे वो ब्राह्मी लिपि में थे, ये खरोष्ठी लिपि में है और इसमें अशोक की जो कलिंग विजय है उसका वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है या कलिंग विजय का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है। आगे देखते हैं अशोक का सप्तम स्तंभ अभिलेख। इसकी जो लिपि है वह ब्राह्मी है और तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह द्वारा इस अभिलेख को अंबाला जिले से टोपरा ग्राम दिल्ली लाया गया। अंबाला जिले का टोपरा ग्राम है गांव, वहाँ से इसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था और वर्तमान में यह जो स्तंभ लेख है वह फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है। इसी कारण इसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कलकत्ता बैराट अभिलेख। इसकी भाषा और लिपि की बात करें तो प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। 1840 ईस्वी में बर्ट नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। आगे देखते हैं रूमनदेई लघु स्तंभ अभिलेख। इसका जो स्थान है वह रूमनदेई यूपी बस्ती जिले के निकट नेपाल में है। इसकी जो स्थिति है वो नेपाल में है, लेकिन यह यूपी का जो बस्ती जिला है उसके निकट है, उसके बॉर्डर पे है। इसकी भाषा और लिपि की बात करें तो प्राकृत और ब्राह्मी है। इसमें अशोक के द्वारा लुम्बिनी बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन किया गया है। अशोक ने जब लुम्बिनी की यात्रा करी थी तब उसके बाद इस अभिलेख को लिखा गया था। आगे देखते हैं हेलियोडोरस का वेशनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख या फिर इसे ऐसे बोला जाता है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। इसकी भाषा की बात करें और भाषा है प्राकृत, लिपि है ब्राह्मी। यूनानी या फिर हिंद यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा एमपी मध्य प्रदेश के विदिशा या फिर वेशनगर में यह स्थापित करवाया गया था। हेलियोडोरस शुंग वंश के शासक भागभद्र के समय भारत आया था। उसने यहाँ भागवत धर्म को स्वीकार किया था। यह अभिलेख यूनानी व शुंग राजाओं के मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी प्रकट करता है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट अभिलेख खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसकी स्थिति है भुवनेश्वर में, पुरी उड़ीसा। भुवनेश्वर मेन जगह है पुरी जिले में, उड़ीसा में, उदयगिरी की पहाड़ियों पर। खारवेल जो कलिंग राजा थे खारवेल, यह उनके द्वारा लिखवाया गया अभिलेख है। इसकी भाषा और लिपि की बात करें तो प्राकृत और ब्राह्मी। इसमें खारवेल शासक का विजय अभियान एवं उसके द्वारा लोक मांगलिक कार्यों का वर्णन किया गया है। खारवेल चेदी राजवंश का राजा था और जैन धर्मावलंबी था। ये सब बातें हमें इसी अभिलेख से पता चलती हैं। आगे देखते हैं रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। जो गिरनार या फिर जूनागढ़ अभिलेख है वह सिर्फ अशोक से नहीं है, ये हमने पहले देख लिया है। तो दूसरा आ गया, पहले थे अशोक का गिरनार का अभिलेख, अब है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। गिरनार की पहाड़ियों पर गुजरात के जूनागढ़ जिले में है। स्थिति हमने देख ली। लिपि इसकी ब्राह्मी है और इसकी जो भाषा है वह संस्कृत है। अब तक हमने ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में देखे थे, लेकिन यह संस्कृत भाषा का है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। संस्कृत भाषा में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है, यह इम्पोर्टेंट है और यह गद्य शैली में लिखा गया है। इस अभिलेख में यौधेय और दक्षिणापथी सातकर्णी, सातवाहन वंश के जो शासक थे सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसको दक्षिणापथ का जो मार्ग है उसका राजा कहा जाता था या दक्षिणापथपति कहा जाता था। तो इस अभिलेख में यौधेय और सातकर्णी का उल्लेख भी हमें मिलता है। रुद्रदामन ने 2 बार सातकर्णी को हराया था। इसमें रुद्रदामन के शासन, व्यक्तित्व और कार्यों का वर्णन किया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि
रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील है उसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, लेकिन इसका जीर्णोद्धार या फिर दोबारा से इसको पुनः निर्माण करवाया वो सुदर्शन झील का वो करवाया था रुद्रदामन ने। तो आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्तंभ लेख है, प्रयाग प्रशस्ति या फिर प्रयाग स्तंभ लेख। यह संस्कृत भाषा में है। वह ब्राह्मी लिपि का यह लेख समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंशीय शासक था, जिसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, की प्रशस्ति इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है के किले में 35 फुट लंबे स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया था। अशोक के काल में यह स्तंभ कौशाम्बी में स्थित था, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन इसे अकबर इलाहाबाद लाया था इसको। इस पर एक लेख जहांगीर के समय का भी लिखा हुआ है, और इसे लिखा किसने था? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन द्वारा लिखा गया था। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के शासनकाल, उसके द्वारा लड़े गए युद्ध, उसकी विजय का वर्णन किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन हैं जो कि इनके राजकवि थे, और यह जो लेख है वह चंपू शैली में लिखा गया है। तो चंपू शैली क्या है? चंपू शैली में गद्य और पद्य दोनों ही भाषा में जब यह लिखा जाता है तो वही चंपू शैली कहलाती है। अगला इम्पोर्टेंट अभिलेख देखते हैं, मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख। यह अभिलेख दिल्ली के मेहरौली गांव में स्थित है। भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। इसमें चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसी कारण इसे चंद्र राजा का उल्लेख होने के कारण इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख माना जाता है। अगला इम्पोर्टेंट अभिलेख मंदसौर अभिलेख। संबंध राजा यशोधर्मन और विष्णुवर्धन से इसका संबंध है, और स्थान है मध्य प्रदेश मंदसौर। इसकी भाषा है संस्कृत। आगे देखते हैं स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख हमने 3 राजाओं से देखे, अशोक से, फिर उसके बाद रुद्रदामन से शुंग वंश के शासक, और उसके फिर है गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त से। स्थिति वो हमने पहले भी देखी है, जूनागढ़ गुजरात गिरनार की पहाड़ियाँ। इसकी भाषा है संस्कृत और लिपि है दक्षिणी ब्राह्मी। इस अभिलेख का आरंभ जो होता है वह विष्णु भगवान की स्तुति से होता है। यह संबंध किससे है? तो यह गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल और उसके कार्यों का वर्णन इसमें किया गया है। आगे का इम्पोर्टेंट देखते हैं, भीतर गांव या भीतरी स्तंभ अभिलेख। इसका स्थान है भीतरी गांव, कानपुर उत्तर प्रदेश में, और इसे खोजा किसने था? ट्रगियर ने। इस अभिलेख को स्तंभगुप्त द्वारा लिखवाया गया था। इसकी जो भाषा है वह संस्कृत है, लिपि उत्तरी ब्राह्मी है। इस अभिलेख में स्कंदगुप्त और जो गुप्त काल में हूणों के आक्रमण हुए थे उनका वर्णन किया गया है। आगे है ऐहोल अभिलेख। ये भी इम्पोर्टेंट अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख या ऐहोल प्रशस्ति। इस अभिलेख को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रवि कीर्ति ने इस अभिलेख को लिखा था। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, इसका वर्णन हमें इससे मिलता है, और पल्लव राजा या पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन का वर्णन भी हमें इस अभिलेख से मिलता है। इसकी जो भाषा है संस्कृत है, और जो इसकी लिपि है वह है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। स्थान है ऐहोल, बीजापुर जिला। जैन मंदिरों की दीवारों पर यह अभिलेख लिखा हुआ है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट अभिलेख ऐरण अभिलेख। ये भी इम्पोर्टेंट अभिलेख है। इस अभिलेख में गुप्त सम्राट भानुगुप्त के सेनापति गोपराज का वर्णन किया गया है। गोपराज जो कि एक प्रसिद्ध युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। इसके बाद इसकी पत्नी ने खुद को अग्नि में प्रविष्ट कर दिया था। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है अभिलेख? क्योंकि इस अभिलेख से हमें पहली बार सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सबसे पहला सती प्रथा का प्रमाण हमें मिलता है ऐरण अभिलेख से, भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। इस अभिलेख पर हूण शासक वराह प्रतिमा, जो यहाँ पर एक वराह प्रतिमा है, उस पर हूण शासक तोरमाण का लेख भी उत्कीर्ण है। तो दोस्तों
ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।